वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस एक लेक्चर में ही हम भारत के संपूर्ण प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आप में भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर एक सामान्य समझ विकसित हो जाएगी और इसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रहेगा। तो आज हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे, या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता समझेंगे, फिर आपके जो महाजनपद काल शुरू होता है, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद थे और उसमें जो फिर मगध पर जिन वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सोंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और ये आपका गुप्त वंश, इन सब के बारे में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है उन्हें हम जानेंगे। और फिर मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्राचीन भारत के इतिहास में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप में एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है जो लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस सभ्यता का पता कैसे चला। तो 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। तो उस दौरान जब खुदाई की तो उसके नीचे हमें ईंटों की कुछ बनी हुई संरचना दिखाई दी और फिर उत्खनन शुरू हुआ। तो बाद में ये हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नामक दो शहरों का पता लगा। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन हुआ तो वो हड़प्पा नगर का ही हुआ था। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, और उत्खनन के फलस्वरूप हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी जिसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो लोगों को नालियों का, सड़कों का ज्ञान था। उस समय नाली भी पाई गई, सड़क भी पाई गई। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 5000 साल पहली जो ये प्राचीन सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ 2 मंजिले घर थे, ईंटों के मकान थे, पक्की सड़क थी और आपका जो वहाँ के ये पूरे नगर था वो ग्रिड परियोजना में था। ठीक है, मतलब सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उच्च कोटि की सभ्यता रही होगी वो। और गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। फिर ठीक है, और यहाँ से हमें कुछ चीजें पाई गई, जैसे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। फिर हमें उत्खनन से यह भी पता चला कि सिंधु अर्थव्यवस्था का जो ताकत थी वो थी कृषि और पशुपालन। ठीक है, यानी कि उस समय कृषि होती थी आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में, और पशुपालन भी था लेकिन कृषि मुख्य था। ठीक है, कार्य था। फिर हमें जो है हड़प्पा सभ्यता से हालांकि अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का भी उत्पादन किया था। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि इसका अंत कैसे हुआ। तो इसके बारे में कोई एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि बाढ़ से, अकाल से इसका अंत हुआ, और भी कई थ्योरी इसके पीछे है, लेकिन जो मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि बाढ़ और अकाल के कारण इस सभ्यता का विध्वंस हुआ था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता भारत में विकसित हुई वो थी वैदिक सभ्यता। तो इसकी शुरुआत आर्यंस के द्वारा की गई थी जो कि भारत के मूल निवासी नहीं थे। फिर एक बात ध्यान रखने की, जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि इससे प्राचीन जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका ये ध्यान रखना, मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय तो कृषि था, लेकिन वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लेकिन और साथ ही लोहे से बने उपकरण इस सभ्यता में हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था। और फिर घोड़े जो थे वो आर्यंस के महत्वपूर्ण पशु थे। आर्यंस अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका अस्त्र शस्त्र का इतना कोई ज्ञान नहीं था। इसके बाद फिर महाजनपद का समय आता है। ठीक है, तो भारत को 16 राज्यों या महाजनपदों में बांटा गया था, जिनके नाम है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, गंधार, कंबोज, अस्मक, अवंती, मत्स्य। ठीक है, तो इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य था अवंती या उज्जैनी भी इसे कहते हैं। ठीक है,
फिर मगध के शक्तिशाली होने के इनमें कुछ कारण भी बताए जाते हैं, जैसे मगध राज्य के दोनों ओर नदी बहती थी जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, कृषि योग्य थी, कृषि अच्छी होती थी जिससे राज्य अपने आप में सक्षम था। फिर विंध्याचल श्रेणी पास से ही गुजरती थी जहाँ घने जंगल थे जिससे लकड़ी की प्राप्ति हो जाती थी तथा जंगली जानवरों को प्रशिक्षित कर अपने युद्ध में उपयोग करते थे। और ये बात भी ध्यान रखने की हाथी का युद्ध में सर्वप्रथम उपयोग मगध राज्य ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार मगध राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। फिर जो ये 16 महाजनपद है इनका उल्लेख हमें सबसे पहले एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम या ये पूरे जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो अब हम मगध महाजनपद की बात करते हैं। तो इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें महाभारत से मिलती है ना। और मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है, या राजगृह भी इसे कहते हैं। अब इस पर राज करने वाले राजा तथा वंश को हम देखते हैं कर्मानुसार। तो सबसे पहले इस पे जो राज किया हर्यक वंश ने। ठीक है, इसके संस्थापक थे हर्यक वंश के बिंबिसार। फिर उसके बाद नागवंश ने, नागवंश के संस्थापक शिशुनाग थे। नागवंश के बाद नंद वंश ने जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। और नंद वंश में ही धनानंद थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। यानी नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश जिसके संस्थापक पुष्यमित्र थे। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश जिसके संस्थापक वासुदेव थे। और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुख थे। उसके बाद गुप्त वंश जिसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चार्ट हो गया है। तो ये जितने भी वंश हैं इनके नाम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मगध साम्राज्य पर राज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर्यक वंश को देखते हैं। तो बिंबिसार इसका संस्थापक था और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु ने की थी जो कि इसका पुत्र था। और इस अजातशत्रु की मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, और इस उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अब बात करते हैं नंद वंश की जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। तो नंद वंश के समय पर ही भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय जो भारत का शासक था वो आपका धनानंद था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था जो हाइडेस्पिन के युद्ध के नाम से जाना गया। सिकंदर की मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हुई थी। तो ये जो आपका धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से युद्ध में पराजित कर दिया था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब जानते हैं मौर्य वंश को। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं जैसा कि आपको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें हमें राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र से आप उसे आज की जो अर्थशास्त्र है उससे मत अंदाजा लगा लेना। अर्थशास्त्र में हमें राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकेस निकेटर उसने आक्रमण किया था। और इस सेल्यूकेस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ठीक है, फिर सेल्यूकेस निकेटर की पुत्री कौरनेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और इसने जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था भारत के लगभग 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद अगला शासक बना बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ये जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। हाल अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था और इसके बाद अशोक अगला शासक बना। ठीक है, अब अशोक की बात करते हैं जिसे हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने 16 के 16 जनपदों पर राज किया था और पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी था। इसके शासन काल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इनको जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था।
प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया और इसने गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उपगुप्त, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की और सातवाहन वंश के अंतिम शासक सतकर्णी को हराकर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। अब थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। तो श्रीगुप्त, इसने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसे हम गुप्त वंश का वास्तविक शासक भी मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र समुद्रगुप्त अगला शासक बना। समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। ब्राह्मीर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, है ना, जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा, तो उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त, इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया, ठीक है। और इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास का जो लेक्चर था ये यहीं पर समाप्त होता है। आज इसमें आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपदों के बारे में, फिर आपने मगध साम्राज्य पर जो विभिन्न आपका वंशों ने राज किया उन्हें समझा, मौर्य वंश के जो विभिन्न शासक रहे उनके बारे में पढ़ा, फिर गुप्त वंश के जो विभिन्न शासक थे उनके बारे में पढ़ा। तो ये आई होप आपने इस लेक्चर में जो हमारी कोशिश थी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को समझाने की वो समझा होगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।